नारेबाजी नहीं की है, अब ये कोर्ट से देश को पता चलेगा। इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो है वो कुछ बड़े और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। वो भी उजागर हो गए हैं कि बीजेपी के हिडन पार्टनर्स कौन कौन हैं। न्यायालय जरूर कन्हैया कुमार को न्याय देगा। नमस्कार, शाम 6 बजे बजने को हैं। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मंजूरी नहीं दी तब भी बवाल और दे दी है तब भी बवाल। सियासत शायद इसी को कहते हैं। चलिए अब पूरी कहानी आपको बता देते हैं। दरअसल दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कन्हैया कुमार पर राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी दे दी है, लेकिन उस मंजूरी पर सियासत गर्म है। बीजेपी कह रही है कि जनता के दबाव में मंजूरी देनी पड़ी, तो कांग्रेस से लेकर आरजेडी तक केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही हैं। मतलब ये कि केस कन्हैया पर, लेकिन सवाल आप पर। यह रिपोर्ट देखिए। किस चीज के साथ हुआ? जिन्ना वाली आजादी मांगने वाले को साथ हो। कन्हैया कुमार को लेकर सवाल तो बीजेपी ने चुनावी दंगल के दौरान पूछे। मैंने स्लोगन नहीं लगाया है, ये झूठ है पूरी तरीके से। फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस वक्त देश की राजधानी हिंसा की आग में झुलसी, उस वक्त केजरीवाल ने कन्हैया कुमार पर केस चलाने की इजाजत दे दी। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वही सोच है जो बीजेपी की है। तो मैं कहूंगा कि एक ही सिक्के के दो भाग हैं, ये दो हिस्से हैं। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताए, तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को जनता के दबाव में फैसला लेना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, लोगों के दबाव के कारण आखिर दिल्ली सरकार को जेएनयू मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति देनी पड़ी। कानून अपना काम करेगा। ये बात सही है कि जिस तरह की चीजें दिखाई पड़ी वो देश के हित में कतई नहीं कही जा सकती, बल्कि राष्ट्र के विरोध में थी। और ऐसे लोग, जो लोग की राष्ट्र के विरोध में इस तरह की षड्यंत्र और साजिशें और इस तरह की भाषा और इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो है वो कुछ बड़े और ग्रैंड ओल्ड पार्टी के नेताओं का समर्थन भी दिखाई पड़ता है। कन्हैया कुमार बिहार चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं, लिहाजा केजरीवाल के कदम से आरजेडी भी सन्नाटे में है। ये भी साफ हो गया कि जो सांप्रदायिक शक्तियां, जो लोग उन्माद मचाने का काम करते थे, उनके कई एक साथी का भी उजागर हुआ है इसमें। वो भी उजागर हो गए हैं कि बीजेपी के हिडन पार्टनर्स कौन कौन थे। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज पी चिदम्बरम ने केजरीवाल पर हमला किया और दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को घेरा। पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार को राजद्रोह कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अदालत को तय करना है आने वाले समय में, लेकिन ये सभी लोग जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल मोटिव से किया गया है। मतलब ये कि केस कन्हैया कुमार पर चलेगा, लेकिन आरोपों के घेरे में है केजरीवाल। जाहिर है सफाई भी दी जाएगी। नीतिगत तौर पे और सैद्धांतिक तौर पे, प्रोसीजरली भी और प्रिंसिपली भी पॉलिसी आम आदमी पार्टी की सरकार की ये रही है कि हमने किसी भी मसले में बीते 5 सालों में एक भी मुकदमा ऐसा नहीं, एक भी मसला ऐसा नहीं था जिसमें किसी प्रकार की मंजूरी सरकार ने रोक ली हो या ना दी हो। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के अपने विधायकों पर मुकदमे चले। वैसे केजरीवाल को शुक्रिया कहने के बाद कन्हैया कुमार ने अपनी सियासत को धार दी है और अब खुद को बेकसूर बता रहे हैं। हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और हमने नारेबाजी नहीं की है, अब ये कोर्ट से देश को पता चलेगा। और पिछले 4 साल में जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है, ये झूठ बोला गया है, उनका होगा। मामला फरवरी 2016 का है, जब जेएनयू कैंपस में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। करीब 4 साल तक तमाम सियासतों के बाद अब कन्हैया कुमार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रवादी हिंदू नेता की छवि बचाने के लिए क्या केजरीवाल सरकार की ओर से आदेश दिया गया राजद्रोह का मुकदमा चले, या फिर इसके पीछे की राजनीति और कहानी दरअसल कुछ और है? हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करने वाले हैं कई खास मेहमान इस वक्त हमारे इस शो का हिस्सा बन चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीपक बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरएसएस समर्थक प्रोफेसर संगीत रागी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही सीपीआई के वरिष्ठ नेता दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक बाजपेयी आपसे शुरुआत करते हुए 4 साल के बाद याद आई है कि राजद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए।
कन्हैया कुमार पर। मुझे लगता है कि आपकी अपेक्षा कुछ ज्यादा है कि इससे पहले कि पुलिस मुकदमा दर्ज करे, इससे पहले कि वो चार्जशीट फाइल करें, 4 साल पहले ही हमको ये अनुमति दे देनी चाहिए थी सरकार की तरफ से। 3.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसके अधीन पुलिस जांच पड़ताल करती रही। 3.5 साल तक वो चार्जशीट उन्होंने नहीं फाइल की जो उनको 90 दिन में फाइल करनी चाहिए थी। रही हमारी बात, सरकार का इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, ये पॉलिसी का सवाल नहीं है। हमारा मानना यह है कि अगर किसी मामले की चार्जशीट की हमारे लॉ ऑफिसर्स को, हमारे लीगल डिपार्टमेंट को तस्दीक करके तय करना है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देना है या नहीं देना है, इसमें किसी किस्म का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसका जैसा कि आपने सजेस्ट किया अगर कोई पॉलिटिकल कारण होता तो ये चुनाव के पहले क्यों नहीं आया, ये चुनाव के बाद क्यों आया? चुनाव के पहले आपको एहसास हो गया था ना कि इसका हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट अगर हिंदुत्व की छवि को बचाकर नहीं रखा गया और राष्ट्रवादी नहीं बन के रखा गया तो उसका नुकसान हो सकता है। तभी तो हनुमान चालीसा गाने लगे अपना विकास का काम गिनाते गिनाते अरविंद केजरीवाल। सिंपल सी बात है, इसमें इतना दिमाग क्यों लगाना? नहीं चित्रा जी, मैं पूछना चाहूंगा इसका हिंदू से क्या वास्ता, जरा मुझे समझाइए, इसका हिंदू से क्या मतलब? नहीं, राष्ट्रवादी नेता की छवि, हिंदुत्व तो हनुमान चालीसा में छिपा हुआ था। मैं समझना चाहता हूं। हिंदुत्व तो हनुमान चालीसा में छिपा हुआ था, राष्ट्रवादी छवि बचाने की एक कोशिश नहीं। आपने क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर इस छवि को बचाकर नहीं रखा गया तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। क्या लोकतंत्र का तकाजा, क्या लोकतंत्र का चित्रा, क्या लोकतंत्र का तकाजा यह है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है किसी सरकार की वो तय करे कि किस मामले में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिलना चाहिए? क्या ऐसा मानना है कि राजनीतिक मुखिया जो है सरकार का वो तय करेगा कि लीगल डिपार्टमेंट और उसकी ओपिनियन एक तरफ है, मैं तय करूंगा कि किस मामले में लीगल सैंक्शन देना है कि मुकदमा चले या ना चले? 4 साल मुझे लगता है ये अगर राजद्रोह का कोई आरोपी है, आपको नहीं लगता कि 4 साल में देश का माहौल वो कितना खराब कर सकता था? 4 साल आपने इंतजार किया इस बात का, ठीक है मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल करे तो भी दिक्कत है, नहीं करे तो भी दिक्कत है। चित्रा मैं दीपक तुरंत लौट रही हूँ। बहुत सारी बातें आपने कही है, प्रेम शुक्ला उस पर जवाब देंगे। ये हमारे यहाँ पेंडिंग नहीं है 4 साल से। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वो करे तो भी आपको दिक्कत, वो नहीं करे तो भी आपको दिक्कत। चित्रा जी उनके करने पर दिक्कत नहीं है, उनके ना करने और करने के समय को लेकर दिक्कत है। उन्होंने जब 400 दिन पहले चार्जशीट के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए जब सैंक्शन देना था तो क्या विधि एवं न्याय विभाग, क्या आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के मातहत नहीं था? और जब उनके मातहत था तो 400 दिन का विलंब करने का प्रॉपर कारण उनको बताना चाहिए कि भाई हम इस कारण विलंब कर रहे थे, हमारी ये पॉलिसी थी, इस कारण हम इसका डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जिस दिन ताहिर हुसैन एक्सपोज हुआ कि उसके छत से बम बरामद हुए, उसके यहाँ से गुलेल बरामद हुई, उसके यहाँ से पत्थर बरामद हुए, उसके यहाँ से तेजाब बरामद हुए और उसकी दिल्ली को दहलाने के षड्यंत्र में भूमिका बेनकाब हुई, उसी दिन उस तत्कालीन निर्णय कैसे हो गया? तो इस टाइमिंग पर क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए चित्रा जी? क्या राजनीति के विमर्श में इस तरह के प्रश्नों को उठाना जो है प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए? जवाब दीजिए दीपक, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेम जी जिस पार्टी से आते हैं वो हिंदू मुसलमान खून खराबे दंगे की राजनीति करती है। उनके यहाँ ये सारे फैसले राजनीतिक नेतृत्व ही करता है, वो उनकी परंपरा, इसलिए उनका ये स्वाभाविक है। 3.5 वर्ष वो इस मुकदमे पे बैठे रहे, 90 दिन में जो चार्जशीट फाइल करनी चाहिए थी वो उनको 3.5 साल बैठे रहे। वो ये कह रहे थे उस दिन जिस दिन वीडियो आया कि ये सीधा जवाब आपको 400 दिन क्यों लगे? देंगे 3.5 साल 400 दिन क्यों लगे? इनकी नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल तो दीपक भी प्रेम शुक्ला जी पूछ ही रहे हैं। 400 दिन क्यों लगे? आपको इतना समय लग जाता है चार्जशीट फ्रेम करने में, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे प्रेम शुक्ला जी। नहीं जी बताइए। नहीं, अच्छा सवाल, मैं उसका उत्तर देने को तैयार हूं। इन्वेस्टिगेशन में सारे मामलों में 90 डेज में चार्जशीट होते हैं, ऐसा होता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन पूरा करने में कभी कभी समय लगता है, पुलिस उसका उत्तर स्वाभाविक तौर पर अदालत में देती है। तो वही समय तो वो भी कह रहे हैं कि वही समय आम आदमी पार्टी को लग गया, तो फिर क्यों दबाव बना रहे हैं आप? क्यों ये कह रहे हैं कि जनता के दबाव के आगे झुक गई सरकार? प्रक्रिया अलग है, ठीक है, यहाँ फाइल तैयार थी। टीवी चैनल पे बैठ के चित्रा जी समझे तो उसी दिन कह रहे थे कि ओपन एंड शट केस ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, प्रेम शुक्ला जी अपनी बात
पूरी कर लीजिए, इसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाऊंगी। ठीक है, चैनल से उसके ट्वीट सामने कर रहे फाइल होती थे। है। हाँ। प्रोसिक्यूशन में कृपा करके चित्रा जी, दीपक जी कृपया उत्तर का अवसर दें। बोलिए, आप बोलिए, बीच में प्रिंस ना शुक्ला बोलें। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसेस है, उसमें आपको एविडेंस जमा करना होता है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने होते हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद प्रोसिक्यूशन के सैंक्शन के लिए जब फाइल जाती है तो प्रिपेयर्ड फाइल है, उसमें निर्णय लेने में कितना समय लगता है? अरे 24 घंटे के अंदर वो सारे मीडिया विकास चैनलों सिंह जी पर से बैठे तमाम हुए वो बता वीडियो देंगे दिखाए आपको। जाने लगे, उसमें कितना समय लगना चाहिए? उस क्यों लगना वीडियो को चाहिए? भेज दिया जाता जांच के लिए कि नारे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इसमें कितना वक्त लग जाता? प्रेम शुक्ला जी, मतलब एक उंगली आप उन पर दिखाएंगे तो 3 आपके ऊपर भी उठेंगे, लेकिन दीपक वाजपेयी जी, ले लिया गया तत्काल। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि 4 सालों तक अगर एक शख्स बाहर घूमता रहे और आप लोग 4 सालों के बाद कहें कि दरअसल राजद्रोह के केस में वो आरोपी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन विकास सिंह जी, सीधा से सवाल मेरा ये है, क्या इस तरह का पहले कोई मामला आपने देखा है कि जब 4 साल पुराना कोई मामला हो और 4 साल के बाद किसी सरकार की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया जाता हो कि इसके खिलाफ राजद्रोह का केस आप चलाइए? ऐसा हुआ है क्या इसके पहले? देखिए इसमें एक तो 4 साल को आप एक साथ एक लम्हे में नहीं कह सकते, क्योंकि 4 साल को 2 भाग में बांटना पड़ेगा। एक भाग है जो दिल्ली पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करके जो चार्जशीट फाइल हुआ, जिसमें करीब 3 साल से ऊपर लगे जी, और साल भर से इनके पास पड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के पास। ठीक है, तो 3 साल और 1 साल का इसको आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो उन्होंने आज सैंक्शन दिया है ये ना देने के बराबर है। पूछिए क्यों? सैंक्शन देने का जो मतलब है वो ये मतलब नहीं है कि आप रूटीन में बोले मैंने दे दिया और हम तो नहीं चाहते कि हम किसी को रोकें और कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट सैंक्शन जो है कानून में बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन है, जिसमें कि सरकार को अपना विवेक लगा के अपने आप को सारे तथ्यों को देख करके एक निर्णय लेना होता है कि हमारे हिसाब से ये केस प्रोसिक्यूशन का बनता है। बिल्कुल। उसके बाद सैंक्शन जब वो देते हैं तब उसके बाद ट्रायल आगे चलता है। तो इस केस में अगर सरकार सिर्फ इस ग्राउंड पे कहती है कि साहब हम तो रोकना नहीं चाहते, हम तो सारे केसेस को भेज देना चाहते हैं, हम तो कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं, तो इस ग्राउंड पे ही अक्यूज चाहेगा, इसी ग्राउंड पे सैंक्शन सेट असाइड हो जाएगा कि ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, इसमें कोई दिमाग का कोई किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं लगाया, एक रूटीन में सैंक्शन दे दिया है। और अगर इस तरह का रूटीन में सैंक्शन ही देना था जी, तो फिर 1 दिन भी नहीं लगना चाहिए था, 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए था। अगर आपको रूटीन में ही सैंक्शन देना है, अगर आपको अपना विवेक लगाना ही नहीं है, अगर आपको सोचना ही नहीं है कि इस केस में बनता है कि नहीं बनता है, इस तरह का जो ऑफेंस इन्होंने साइट का इनके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं, तो फिर 1 घंटा रोकने की क्या जरूरत थी? आयते फाइल साथ में रूटीन में आगे बढ़ा देते कि भाई हमको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको दिमाग जब लगाना नहीं था तो साल भर से ज्यादा क्यों रोका इस फाइल को अपने पास? और रोकने के बाद साल आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो दिमाग नहीं लगाएंगे, भाई आप जो कोर्ट करना है करें, हम तो किसी केस को नहीं रोकते हैं। तो ये तो कोई सैंक्शन हुआ ही नहीं मेरे हिसाब से, कानून के नजर में ये कोई वैलिड सैंक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि इसमें इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया है और एक कानून की बड़ी एक इंपॉर्टेंट पूर्ति है जल्दी से उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास और इसका बेनिफिट डेफिनेटली अक्यूज्ड को मिलेगा। जब आपको दिमाग लगाना ही नहीं था तो साल भर रोकने की क्या जरूरत थी? जी मैं विकास जी, मैं शायद विकास जी सुन नहीं सके, बड़े बड़े बहुत सीनियर वकील है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, मेरा बयान ये है कि हमारे यहाँ हमारे एमएलएस के खिलाफ भी केस हुए, लॉ डिपार्टमेंट उसकी स्क्रूटनी करके जब सैंक्शन देता है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई से नहीं होती। अगर हमको इसमें हस्तक्षेप करना होता हम अपने विधायकों के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में रुकावट पैदा करते। वो लॉ डिपार्टमेंट कितना समय लेगा, कैसे असेस करेगा, चार्जशीट कितने पन्नों की थी, उसमें कितने सबूत थे, उनको उसको वेरिसिटी चेक करने में कितना समय लगा, ये लॉ डिपार्टमेंट का काम है। मुझे लगता है वैसे भी पॉलिटिकल लीडरशिप को मैं देख लेती हूं कि बाकी लोग आपकी बातों पर किस तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। संगीत रागी, आप मुस्कुरा रहे हैं, पहले आप ही, आपको तो खुश होना चाहिए। कन्हैया कुमार की बिहार की रैली में इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है, अगर राजद्रोह का केस चलेगा तो जाहिर तौर पर उसका असर बिहार में पड़ेगा, बीजेपी जेडीयू को फायदा होगा, फिर आप लोग क्यों तंज कस रहे हैं आम आदमी पार्टी पर? वो तो अच्छा है कि आपका ही साथ दे दिया आम आदमी पार्टी ने। देखिए मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ जिस भोलेपन से वो कह रहे हैं दीपक जी, वो क्या उतना सरल है क्या? देखिए आपने जैसा कि अभी विकास जी ने कहा कि भाई लॉ मिनिस्ट्री आपके पास कौन देख रहा था? आप ही के तो मंत्री देख रहे थे। आप तो कभी भी उनको कह सकते थे कि आप 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आप फाइल को देखिए, 1200 पेज की फाइल है, इसको पढ़ने में इतने दिन नहीं लगते हैं। और आप
आप ये छुपा रहे हैं टेक्निकल मैटर में। देखिए ये भी बात सही है कि 3 साल जो है वो दिल्ली पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया। इन्वेस्टिगेशन में कई सूत्रों को, कई कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, उसमें हो सकती है देरी हो, लेकिन वो भी बहुत इनऑर्डिनेट, मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा। केस अगर किसी व्यक्ति पर बनाना हो 3 साल हम उसको खुली हवा में उसको लोकसभा चुनाव तक लड़ने देंगे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी जेएनयू में हुआ था वो अफजल गुरु की बरसी पर हो रहा था, और ये वहां पर हर साल होते थे और वहां भी नारे लगे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जेएनयू छात्र संगठन का कहना है कि हम उसमें शामिल नहीं थे। अभी आप कहते हैं कि बाहरी छात्र जेएनयू परिसर में कैसे आ गया, और आप 1000 छात्रों के बीच में 200 छात्र इस प्रकार से नारे लगा रहे हैं, और आप उसमें कन्हैया कुमार शामिल भी हैं, वहां हैं भी, मौजूद भी हैं। कहते हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, वो तो बाहरी छात्र थे जिन्होंने। सच्चाई ये है कि वहां के छात्र कश्मीरी सेपरेटिस्टों के साथ इस प्रकार के सम्मेलन हर साल किया करते थे, और वो नारा भी सही है। और आपने देखा होगा कि उस समय बस 10 सेकंड आपने देखा होगा कि विपक्ष के पास कोई भी एक नायक चाहिए जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा हो, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल सके, भारत सरकार के खिलाफ बोल सके। उसमें उनको चाहे जो कोई भी व्यक्ति मिला उन्होंने अपनाना शुरू किया है। अब स्थितियां बदली हैं, तो थोड़ा सा आशुतोष के मित्र अरविंद केजरीवाल थोड़ा सुधरे नजर आ रहे हैं, लेकिन 3 साल पहले ऐसी स्थिति थोड़ी थी। 3 साल पहले तो वो एनआरकी के लिए हर जगह गली चौराहे पे खुद मुख्यमंत्री रहते हुए बैठ जाते थे। अरविंद केजरीवाल खुद में और अपनी पार्टी में जो सुधार कर रहे हैं, जैसा कि इस वक्त संगीत रागी बोल रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आशुतोष आप? इतने सालों के बाद क्या जरूरत पड़ी राजद्रोह का मुकदमा कन्हैया कुमार पर लगाने की? यह सवाल पूछा जा रहा है बार बार। चित्रा जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा बोलने के, क्योंकि इस पूरे मसले के 2 पहलू। पहली बात तो प्रेम शुक्ला, दीपक वाजपेयी और संगीत रागी के मासूमियत पर ईमानदारी से कहता हूं कुर्बान होने को दिल करता है। ये जो राजनीति की जो मासूमियत इनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, मुझे लगता है कि इस पर तो कोई भी कुर्बान हो सकता है। इस पूरे मसले के 2 पहलू। पहला पहलू यह है कि 3.25 साल दिल्ली पुलिस को लगा इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल करने के लिए, जबकि मैंडेटरली सिर्फ 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए। पता क्या करना था? सिर्फ यह पता करना था कि कन्हैया कुमार ने और उनके लोगों ने टुकड़े टुकड़े नारे लगाए या नहीं लगाए। इतनी सी बात है। 1 हफ्ते के अंदर फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती, उसके लिए 3.25 साल इंतजार करने का कोई कारण था ही नहीं। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने जब कोर्ट में जाके चार्जशीट दाखिल कर रही थी, तो उसके 1 घंटे पहले दिल्ली पुलिस का एक छोटा सा अधिकारी दिल्ली सरकार के पास जाता है और कहता है आप सैंक्शन दे दीजिए। यानी यहां भी बेईमानी दिखाई पड़ती है। अगर आपको परमिशन लेनी थी तो आप पहले आते दिल्ली। जाहिर सी बात है, कोर्ट ने फटकार लगा दी और उनको वापस आना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल की मासूमियत को देखिए। 6.25 महीने तक आपको फाइल में लग रहा था कि नहीं, इसमें कोई हम सैंक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2016 में ही अपने स्थानीय मजिस्ट्रेट के जरिए पूरे मामले की जांच कराई थी, और उस जांच में यह पाया था कि ये जो टेप है इसमें से मैनिपुलेशन किया गया, यानी इसके छेड़छाड़ की गई है, यानी इसमें गड़बड़ है। जब दिल्ली सरकार के पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, तो दिल्ली सरकार अपनी ही रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहती नहीं भाई इस मामले में जांच होना चाहिए, क्योंकि प्राइमा फेसाई इनको लग रहा है कि इसमें राष्ट्रद्रोह हुआ है। तो दिल्ली सरकार की मासूमियत देख लीजिए, और आप दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की मासूमियत देख लीजिए। दोनों की मासूमियत बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसमें तीसरा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है? विकास सिंह जी सामने बैठे हुए हैं। राष्ट्रद्रोह का कोई मुकदमा कन्हैया कुमार के खिलाफ नहीं लगता है। 1995 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 2003 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सोनी स्वराज्य, फाली नरीमन और केएम मुंशी, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वहां तक बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि कहां पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग सकता है, कहां पर नहीं लग सकता। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के बावजूद भी 1995 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह राष्ट्रद्रोह का मामला नहीं है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए या टुकड़े टुकड़े की बात करें, आज कैसे लग सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि अगर हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो तभी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं। आज की तारीख में आप महत्वपूर्ण बातें हैं आशुतोष जो आपने उठाई है। विकास जी से इसका मैं जवाब ले लेती हूँ, दिनेश जी उसके बाद मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। ठीक है विकास जी, राष्ट्रद्रोह का केस बनता है कन्हैया कुमार पर या फिर नहीं बनता है, जैसा आशुतोष कह रहे हैं? मैं आती हूं सर आपके पास। विकास जी,
मेरे हिसाब से आशुतोष बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे आशुतोष बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है ना, ये एक बड़ा ही बैलेंसिंग एक्ट है। जो राष्ट्रद्रोह का जो एलिगेशन होता है उसको बैलेंस करना पड़ता है फ्रॉम राइट टू फ्री स्पीच, जो कि फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बैलेंसिंग एक्ट में कहा है, बहुत पहले, आज से कोई 40-50 साल पहले का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो भी 5 जज की खंडपीठ ने, कि राष्ट्रद्रोह तभी लगेगा जब इस तरह का कोई स्पीच जो है वो वायलेंस की तरफ इंसाइट करता हो, जहां उस स्पीच का डायरेक्ट इफेक्ट वायलेंस हो या इंसाइटिंग टुवर्ड्स वायलेंस हो। जहां इस तरह की बात हो, वो तो देखिए एक इस देश में, एक डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में आपको एक क्रिटिसिज्म सहने के आपको बिल्कुल वो होना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। और कहीं भी जो भी तो इस तरह का जहां भी एलिगेशन लगते हैं उस पर लार्ज हार्टेड रहना चाहिए। कन्हैया कुमार के ऊपर ये मामला बनता है या नहीं बनता है सर? एक लाइन में मैं इसका जवाब चाहूंगी। मेरे हिसाब से नहीं बनता, बिल्कुल भी नहीं बनता। और ये केस दिल्ली पुलिस को ही खत्म कर देना चाहिए था। और इन्होंने भी जिस तरह से रूटीन में तरह कह दिया है कि इसको सैंक्शन देते हैं, ये सैंक्शन। और तीसरी बात जो ये कहना चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं करते, पॉलिटिकली इंटरफेयर करने का आपको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी आपको कहना है आपको तथ्यों के बेसिस पे कहना है। और आपका ये हमेशा हर केस में आपका ये डिसीजन तथ्य के बेसिस पे होना चाहिए कि ये जो एविडेंस सामने आए, इस एविडेंस में ये केस बनता है या नहीं बनता है। इसलिए पॉलिटिकल महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। अब जब केस बनता ही नहीं है, फिर इसको सैंक्शन क्यों किया गया? दीपक से इसका मैं जवाब दूंगी, लेकिन चूंकि दिनेश जी के पास मैं बिल्कुल नहीं गई हूं। दिनेश जी, ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत कुछ बयां करती है। इस टाइमिंग को लेकर दरअसल बार बार क्वेश्चन किए जा रहे हैं। आप लोगों के मन में किस बात की शंका है? अगर आम आदमी पार्टी की ओर से इसको सैंक्शन किया गया है तो क्या वजह बड़ी आपको नजर आती है इसके पीछे? देखिए चित्रा जी, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा जो आशुतोष जी ने और विकास जी ने कही है, क्योंकि मैं उन बातों से 100% सहमत हूं और मेरी पार्टी भी सहमत है। हाँ। अब मैं सिर्फ याद दिला देना चाहता हूं कि टाइमिंग देखिए, अभी कन्हैया कुमार और वहां पे सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ जनगणमन यात्रा बिहार में 38 जिलों में निकाली गई। 38 बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग और तकरीबन 7,000 छोटे छोटे मीटिंगें की गई उस रास्ते में। तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने उन रैलियों में भाग लिया। उससे ये बीजेपी की सरकार बौखलाई हुई है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जुमलों की राजनीति को बहुत जबरदस्त चोट पहुंचा रहा है कन्हैया कुमार और बिहार की जनता। अब ये घबराए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, सीधी सादी बात है, ये कह देना कि राजनीतिक वो नहीं है, चलिए अब तो हम कोर्ट में लड़ेंगे, अच्छा है। हमारा सिर्फ भारत सरकार और दिल्ली की सरकार से ये अनुरोध है कि दोनों मिलकर हाईकोर्ट से ये अपील करें कि ये डे टू डे ट्रायल हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और राष्ट्रद्रोह की धारा तभी लगती है जब वो आर्म रेबेलियन को उठाती है, हथियारबंद या हिंसा के जरिए सरकार का तख्ता पलटने की बात करती है। आपकी सारी बात एकदम सही है। यही तो मेरा सवाल है कि मंजूरी तो लेकिन आम आदमी पार्टी दे रही है ना, उसका बिहार में क्या है? सारों को कहते हैं। अगर कन्हैया कुमार की बड़ी बड़ी रैलियों से, जैसा आप दावा कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और उसके जरिए दरअसल आप भी, यानी कि सीपीआई भी अपनी खत्म हो चुकी है, खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश बिहार में कर रही है। आपकी बात सही है, लेकिन बीजेपी अगर घबरा रही है तो आम आदमी पार्टी मंजूरी क्यों दे रही है? आम आदमी पार्टी भी इसलिए मंजूरी दे रही है क्योंकि इनको दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, इनके 62 के 62 एमएलए होते रहे, बीजेपी के 7 एमपी होते रहे, इन्हें फजीयत से बचना है। वो आम आदमी पार्टी जो सैंक्शन दे रही है, विकास जी ने सही कहा, अगर विधि संगत इनको नहीं लगता था, जो इन्होंने पहले ही कहा कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है, उसमें वो शामिल नहीं है, तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि दिल्ली सरकार इसकी सैंक्शन देने की इजाजत नहीं देती है क्योंकि ये विधि संगत नहीं है। मैं दीपक जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं भी इतना कानून जानता हूं, मैं भी एक अफसर रहा हूं, मैं भी जानता हूं ये गलत बात कह रहे हैं ये। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये केजरीवाल साहब को भी सोचना चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फिलहाल अब हम इसको कोर्ट में लड़ेंगे। बड़े अफसोसजनक बात है जो उन्होंने इजाजत दी है, और इसमें मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब को कहीं पॉलिसी शिफ्ट की ओर तो नहीं जाना पड़ रहा। क्या मजबूरियां वो आने वाला समय बताएगा। मतलब आपको लग रहा है कि चुनाव से पहले क्यों नहीं दिया, जिसके कारण चुनाव से पहले आपने इसलिए नहीं राजद्रोह दिया, का केस लगाने की मंजूरी उनको देनी पड़ी है। और ये पहली बार है जब सीपीआई के नेता की ओर से सीधे सीधे केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे विकास सिंह जी की ओर से, और मैं चाहूंगी दीपक जल्दी से इस पर आप रिस्पॉन्ड करें, अपना जवाब दें। राजद्रोह का तो केस बनता ही नहीं है, ये बात तो आपकी भी समझ में आ गई होगी जब इतनी लंबी चौड़ी जांच टीम आपकी जांच के लिए बैठी थी, तो फिर यही टाइमिंग और यही वक्त क्यों?
दीपक वाजपेयी। नहीं चित्रा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसकी अंडरस्टैंडिंग में। विकास जी शायद ये नहीं कहना चाहते, वो बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है। एक्चुअली दो हिस्से हैं इसके। एक कि क्या बेसिस हो किसी चीज को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने का। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का कोई केस नहीं बनता। यहां बैठकर चित्रा त्रिपाठी, दीपक वाजपेयी, विकास जी या कोई भी पैनलिस्ट तय कर देंगे कि इसमें कोई केस नहीं। फिर कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? हम केवल प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हमारा लॉ डिपार्टमेंट देता है आफ्टर गोइंग थ्रू द फैक्ट्स इन द चार्जशीट कि किन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कोई ग्रॉस ऐसी चीज नहीं कि नो केस इज मेड आउट, देयर इज नो बेसिस, आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया, टेक्निकल इश्यू, तो उनकी तस्दीक यहां पर होती है जो हमारा लीगल डिपार्टमेंट देखेगा। लेकिन मेरिट पर केस डिसाइड हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें कोई एब्सोल्युटली कोई लेना देना नहीं है। गलत बात मत करो। पॉलिटिकल लीडरशिप का इसमें कोई लेना देना ना है और ना होना चाहिए। दीपक वाजपेयी, आप ऐसा कहेंगे तो आपकी बातों पर भरोसा कौन करेगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप का इससे कुछ लेना देना नहीं रहता है? बिना उसके, बिना केजरीवाल की अनुमति के एक पत्ता भी हिलता है कि आपकी पार्टी में? कैसी बातें कर रहे हैं? ये कह देना कि ये गैर राजनीतिक, बिना अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की अनुमति के आम आदमी पार्टी का एक पत्ता भी हिलता होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरह एक मिनट नहीं, ये आम आदमी पार्टी नहीं है मैडम, ये सरकार है और सरकार में लीगल डिपार्टमेंट है। अगर सारे फैसले खुद एक व्यक्ति या राजनीतिक सत्ता लेगी तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी धड़ाम से गिर जाएगी, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देख रहे हैं कि एक जज ने उंगली उठाई भारतीय जनता पार्टी के नेता की और रात में ट्रांसफर हो जाता है। नहीं बनता है, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का कितना। को बता दीजिए, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता। हमारे अपने विधायकों के मामले में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दिया गया कि नहीं, और देने के बाद वो मामले कोर्ट में गिरे कि नहीं, भी बयान भी तो सामने नहीं आए, हुआ कि नहीं हुआ। हर मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने वाले आपके बड़े नेताओं की ओर से बयान भी नहीं दिए जा रहे थे कन्हैया कुमार पर, और कई जगहों पर तो तारीफ करता हुआ ट्वीट भी अब वायरल हो रहा है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप पर भी सवाल है। जी, संजय सिंह जी, सब ये क्यों नहीं स्टेटमेंट दे देते कि हमने प्रोसिक्यूशन दे दिया, पर ये पूछना चाहूंगा जो आपने पहले झूठा केस बोलिया, चीफ मिनिस्टर का पॉलिटिकल डिसीजन जाना चाहिए क्या? रिपीट करें प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब बात को? सिसोदिया जी रिपीट करें। समझदार लोग पैनल पे हैं, मुझे बताएंगे हम आपके इस बात का दिनेश जी आप पर सवाल उठा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कल तक आपकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन आपके इस कदम के बाद सवाल उठा रहे हैं। उनके सवाल पर रिस्पॉन्ड कीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं आती हूँ संगीत रागी जी, बताइए। चित्रा जी, इस चुनाव में भी हमारे दिनेश जी का सवाल सुन लीजिए, फिर बोलिएगा दीपक। गांधी जी ने बार-बार हमें बताया है कि राजनेताओं उसके अलावा हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स ने इनको वोट दिया है, अभी भी इनके लिए काम किया है हमारे लोग। आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सीपीआई के लोगों ने काम किया है, जितना मैं समझ पाई हूँ दिनेश जी की बातों से। अच्छा, मैं नहीं भाई, मुगले आजम पिक्चर में एक डायलॉग है जो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मेरे खून का एक एक कतरा ले ले, लेकिन अपने दूध का मुआवजा मत मांग। कानून अपना काम करेगा। हम लोग इसके लिए प्रोसिक्यूशन सैंक्शन में क्या ये होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया है तो हमको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए लॉ ऑफिसर के काम में दखल देना चाहिए था। इसी सजेस्टिंग दैट आपके सोते रहे 3 दिन तक। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सोता रहा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के उसके साथ डिनर खा रहा था $3 बिलियन का। अब देखिए दिनेश जी, आप कन्हैया कुमार से पहुंच गए राजधानी दिल्ली के दंगों। ठीक है सर, दिल्ली का दंगा महत्वपूर्ण है, गंभीर टॉपिक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन जिस टॉपिक पर इस वक्त हम डिबेट कर रहे हैं उसी पर आ जाते हैं कन्हैया कुमार पर। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो पौने 3 साल आपकी पुलिस घुमाती रही ना, इस पर बीजेपी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती है। आम आदमी पार्टी पर आप लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को जो काम 6 महीने के भीतर कर लेना चाहिए था, पौने 3 साल का वक्त लगता है क्या उस काम को करने के लिए? आप ज्यादा और इसीलिए दिल्ली पुलिस दंगों को लेकर भी सवालों के घेरे में है। इतनी सुस्त रफ्तार। उत्तर बोलिए प्रेम शुक्ला जी, कराएं ताकि मेरा उत्तर जो है आपका ऑडियंस सुन सके। प्रेम शुक्ला जी, आपका कृपया दिनेश जी का जरा उनसे कहीं जरा शांति रखें। देखिए,
देखिए 3 लोगों ने, आशुतोष जी ने, विकास जी ने, दिनेश जी ने एक बात कही कि ये देशद्रोह का मुकदमा बनता ही नहीं, और उन्होंने रेफर किया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिससे इंस्टिगेट ना हो वायलेंस, राष्ट्र विरोधी, उसमें ये नहीं बन सकता। तो कृपा करके बताइए अफजल गुरु, क्या भारत की संसद, संविधान के मानबिंदु संसद पर हमला करना वो सेडिशन था कि नहीं था? और उसको फांसी देने के बाद पूरे जम्मू एवं कश्मीर में वायलेंस हुआ कि नहीं हुआ? और अफजल गुरु की बरसी पर जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या जिहादी शक्तियों को बल देना नहीं था? क्या राष्ट्रद्रोहियों को बल देना नहीं था? और वहां पर जब हम अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल कौन है? तो स्टेट है कि उसको फांसी की सजा दी गई है। सरकार बना दी, पीडीपी के साथ तो आप सरकार बना के हनीमून मना रहे हैं। बात रखेंगे सबके बीच हमारे दर्शक जो राजनीतिक क्या कहता है उस पर भी नजर रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। एक इंटरव्यू, एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आप दोनों बोलिएगा। देखिए एक साथ बोलने पर सर आवाज सुनाई नहीं देगी, समझ में नहीं आएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। प्रेम शुक्ला जी की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग बोलिएगा। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बात पूरी होने देने की बजाय चित्रा जी की बात पूरी होने में ट्रांसफर कर। दिनेश जी एक बार प्रेम शुक्ला जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो सेडिशन केसेस के लिए, जस्टिस मुरलीधर सेडिशन केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट्स पहले रहे हैं, उन जजमेंट्स में कहा गया स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस इंस्टिगेट करना। अफजल गुरु चूंकि स्टेट के अगेंस्ट सेडिशन का अभियुक्त था, उसको फांसी पर लटकाने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में आग लगाई गई, हिंसा फैलाई गई, लोगों को जो है मौत के घाट उतारा गया। और जिहादी शक्तियां आज भी जब ये कहती हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये कहने वाला जो कोई नारा लगा रहा, तो भाई किसने फांसी पर लटकाया अफजल गुरु को? तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस देश की विधायिका के जो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार में बैठते हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर उसको फांसी पर लटकाया। राष्ट्रपति ने उसकी जो है क्लीमेंसी पिटीशन को रिजेक्ट किया, तो स्टेट ने उसको लटकाया। जिसने लटकाया उसके कातिल जिंदा न रहे, ये कहा जा रहा है। ये बात तो महत्वपूर्ण है ना। अगर राजधानी दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय में अफजल गुरु को लेकर इस तरह के भाषण और नारेबाजी की जाएगी, तो फिर उन लोगों को पकड़कर जेल के पीछे क्यों नहीं डाला जाता? आशुतोष, जल्दी से दीपक अपनी एक लाइन में बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आशुतोष के पास जाऊंगी। और संगीत इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया, इन्होंने उनको एक लाइन में बात कह रहा हूं। कश्मीर में पीडीपी मैं एक सवाल पूछ रहा हूं केवल। प्रेम शुक्ला जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बोलिए। सुनिए, एक मिनट। आपने कहा कि अफजल तो तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं। जिन्होंने नारा लगाया उनके साथ पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई, आपने मुस्लिम लीग के साथ सिंध में सरकार बनाई, पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया, तो आप दो मुही बात क्यों करते हैं? आप तो हमेशा उन्हीं के साथ हैं। आप कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मुस्लिम लीग के मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। ये दोहरी राजनीति बीजेपी की क्यों है? प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दीजिए। आशुतोष, पीडीपी के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई? बिल्कुल नहीं करती है। पीडीपी के साथ सरकार बनाई कि नहीं? हमने पीडीपी की राष्ट्रप्रसाद मुखर्जी धारा 370 के नीचे भी समर्थक थे, उन्होंने और जेल बंद करने पर सीपीआई चिल्ला रही है कि नहीं चिल्ला रही है? कंफ्यूज हो रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति को थोड़ा दूर करते हैं, आशुतोष को बीच में लाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अगर आप इस तरह की बातें कहेंगे तो फिर पीडीपी को लेकर आपके रिश्ते पूछे ही जाएंगे। आशुतोष, लेकिन उसके पहले अगर राजधानी दिल्ली में अफजल गुरु को लेकर नारेबाजी होती है तो उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती है ना। उनको कैसे छोड़ दिया जाए जो देश विरोधी नारे लगाते हैं इसी राजधानी दिल्ली में? जिस देश का खाएंगे उसी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। देखिए, बिल्कुल चित्रा, आप जो बातें कह रही हैं इसका 3 पहलू है। पहला पहलू यह है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। यह ऑफेंसिव है, आपत्तिजनक है या नहीं है? बिल्कुल आपत्तिजनक है। लेकिन क्या यह नारा लगाने के बाद राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए या सीआरपीसी की दूसरी धारा लगनी चाहिए? यह एक अलग मसला है। दूसरी बात, अगर यह नारा लगाने के बाद किसी के खिलाफ अगर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगता है तो यह बात भी सच है कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली, पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पीडीपी ने स्पष्ट तौर पर कह रखा था कि अफजल गुरु तो शहीद है और उसको गलत तरीके से किया गया है। तो बीजेपी वहां पर दो रास्ता नहीं अपना सकती। तीसरी बात, मेरा यह कहना यह है कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जो आप ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप गलत नारे लगाने के लिए, आपत्तिजनक नारे लगाने के लिए इस देश के संविधान में बहुत सारी कानूनी धाराएं हैं जिनका आप इस्तेमाल करिए, लेकिन जब आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं तब कहीं ना कहीं आप एक ऐसा सवाल पैदा कर देते हैं कि अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको हम दबाएंगे और उसके खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। अगर मान लीजिए अदालत के अंदर साबित हो जाता है कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए वो गलत आरोप लगाए गए, तो क्या कन्हैया कुमार के साथ जो मारपीट हुई, कन्हैया कुमार को जो पूरे देश के अंदर बदनाम करने का प्रयास किया गया, क्या वो बीजेपी और सरकार उसको वापस वो सम्मान दिला पाएगी, नहीं दिला पाएगी? तो मेरा कहना यह कि सेडिशन का जो चार्ज है बहुत समझ बूझ के, लेकिन संगीत रागी की बात मुझे उसके बाद ब्रेक पर जाना है। ठीक है, आशुतोष केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित के खिलाफ कौन कौन से पोथे नहीं दिखाए थे, क्या क्या बदनामियों के सबूत उन्होंने पब्लिक में ला करके नहीं खड़ा किया था, और एक के खिलाफ भी आपने चार्जशीट फाइल करके आगे प्रोसीड नहीं किए, कभी आपने माफी मांगी। दूसरी बात, जो सीपीआई है, सीपीआई का जो वोट परसेंटेज है बिहार में 2.08% है। अब कन्हैया कुमार यदि देशाटन कर लेते हैं बिहार का, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे सीपीआई का कोई बहुत बड़ा भविष्य उससे उज्जवल होने वाला है। तीसरी बात, आशुतोष जरा इस बात पर गौर किया जाए, इस बात पर गौर किया जाए। मैंने माना सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय रहा है, लेकिन कल से जाकर के यदि देश के सारे विश्वविद्यालयों में, सारे कैंपस में यदि ऐसे ही नारे लगाए जाने चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप इसको चलने दीजिए। देश के सारे विश्वविद्यालयों में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते कि इस देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें सारी इस प्रकार के नारे लगने चाहिए। ठीक है, सवाल बहुत सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण उठ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब कैसे मिलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। केस कन्हैया पर सवालों की घेरे में आम आदमी पार्टी है। शशि थरूर का एक कोई ट्वीट आप बताना चाहते हैं संगीत रागी जी, जल्दी से क्या कहा है केजरीवाल जी को लेकर? शशि थरूर ने केजरीवाल जी के लिए कहा है कि उन्होंने कहा कि जो हार करके जो जीतता है उसको बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो जीत करके हारता है उसको केजरीवाल कहते हैं। कन्हैया कुमार के मामले में कहा है, ये कन्हैया कुमार के प्रोसिक्यूशन के लिए जो उन्होंने मंजूरी दी है, दीपक उस पर शशि थरूर का ये तंज है। बाजीगर की परिभाषा ही शशि थरूर ने बदल दी है केजरीवाल को लेकर। शुरू से मानना है कि केजरीवाल काल नेमी की तरह छल प्रपंच करते हैं। आप उनको फेस वैल्यू पर आप उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। और पी चिदम्बरम ने भी दीपक कहा है कि दरअसल राजद्रोह को लेकर जानकारी ही नहीं है, न केंद्र सरकार को न आम आदमी पार्टी सरकार को। चित्रा जी, हाँ बोलिए। चित्रा जी, चित्रा जी बेहतर इसको मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार बनाने वाली बीजेपी और आरएसएस को कोई अधिकार नहीं है देशभक्ति की और राष्ट्रभक्ति की बात करने का। ये 1915 से देश के गद्दार हैं। उसी इन्होंने देश के विभाजन के लिए जो कोई नहीं कर सकता था वो 370 को हटा करके फेंक दिया, तो बंगाल का आर्टिकल 35A को हटा करके फेंक दिया। किसी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि 370 को हटाने की हिम्मत करे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि कन्हैया कुमार के मामले में सियासत ये जारी रहेगी। अब सियासत कब तक जारी रहती है ये भी बड़ा सवाल है। टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहां पर कन्हैया कुमार की भीड़ को लेकर, जिसको लेकर उत्साहित दिनेश वार्ष्णेय दिखाई दे रहे थे, अब किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश और किसको नुकसान, इस पर सियासत तो जारी रहेगी और इस पर डिबेट भी जारी रहेगी आज तक। पर फिलहाल अल्लाह बोल में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।